हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं एंड टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 लेक्चर रहने वाला है। यहाँ पे आप सभी लोगों को ये जो टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज कराए जा रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हैं। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, 20 में से 15 डिट्टो यहाँ से मैच करेगा, 15 डिट्टो मैच करेगा। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ना जरूर, मतलब एकदम छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए पढ़ के चलना है। तो अभी तक पिछले 2 पार्ट में हमने 25 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, तो अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 को भी जरूर देखिएगा। एंड ये पार्ट 3 है जो कि क्रैश कोर्स में ऐप पर अवेलेबल है। तो हमारा पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है। 26 है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, इंसुलिन। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सभी बच्चे। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस। अच्छा, क्या होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सर? तो याद कीजिए, हमने बताया था पेनक्रियाज सुने हो, पेनक्रियाज सुने हो? हाँ, पेनक्रियाज के बारे में हमने बताया था कुछ, कि ये जो आपका पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज आपका मिक्स्ड ग्लैंड होता है। हाँ सर, मिक्स्ड ग्लैंड होता है, हमने पढ़ा है। अच्छा, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है कि इसके अंदर दोनों नेचर है सर, एक्सोक्राइन नेचर भी है और एंडोक्राइन नेचर भी है। ठीक है। अच्छा, एक्सोक्राइन नेचर कितना होता है सर? इसका 99% हिस्सा एक्सोक्राइन ही होता है, जो कि क्या बनाता है सर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। करेक्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने का काम करता है। एंडोक्राइन पार्ट मात्र 1% है, जो कि क्या बनाता है? हॉर्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? हॉर्मोन्स बनाता है। और वो हॉर्मोन्स जो बनाता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब इसके एंडोक्राइन पार्ट, पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है ना, इसका एक अलग से नाम दिया गया है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसका अलग से नाम दिया गया है। अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज हो गया, मतलब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या हो गया? मतलब है पेनक्रियाज। इसका मतलब क्या हुआ? पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट क्या बनाता है? तो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट बनाता है इंसुलिन, आप सभी को पता है इंसुलिन। कुछ लोग एमाइलेज भी मार रहे हैं, अरे भैया पेनक्रियाटिक एमाइलेज बनाता है, लेकिन यहाँ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोल रहा है, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन हिस्सा। याद करो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, है ना। तो यहाँ पर जो बीटा सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा सा आप सभी लोग देख लो, पेनक्रियाज का जो आइलेट सेल्स है ना, 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी सेल। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन। क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन, जो क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। अच्छा, बीटा सेल क्या रिलीज करता है? इंसुलिन, जो क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाने का काम करता है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, जो कि हाइपर सिक्रेशन, अल्फा और बीटा कोई भी ज़्यादा बनाने लगता है तो उसको रोकने का काम करता है। एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है पीपी सेल्स। ठीक है। तो पेनक्रियाज के एंडोक्राइन हिस्सा को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जो कि इंसुलिन बनाने का काम करता है। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, बताओ बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? जवाब दो। बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। बहुत बढ़िया। बाइल बनाने का काम कौन करता है? ये जो आपका लीवर है ना, लीवर, यही लीवर है जो कि बाइल बनाने का काम करता है, यही लीवर है जो कि बाइल बनाने का काम करता है। याद रखना, लीवर वो ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कहलाता है। वजन है 1.5 kg, 1.5 किलो वजन होता है, 1.5 किलो वजन होता है। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। ठीक है। और बाइल स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और बाइल किस चीज़ में मदद करता है? फैट के डाइजेशन में। ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, कितने दिन के होते हैं? 26 डेज, 28 डेज, 30 डेज, 29 डेज। जवाब दीजिए सारे बच्चे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन के होते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं 28 डेज का। कितने दिन का साइकिल होता है? 28 दिन का साइकिल होता है, ये 28 डेज का साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है?
28 डेज का साइकिल होता है, 28 दिन का ये साइकिल होता है जनरली। होता तो 26 से 33 दिन, लेकिन ऑप्शन में अगर पूछे तो इस तरीके से जवाब देना है। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, फर्स्ट पीरियड्स को, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? पहला एमसी, फर्स्ट एमसी को क्या कहते हैं? लास्ट एमसी को क्या कहते हैं? पूछा जाता है, बताओ भाई। तो फर्स्ट एमसी को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्की कहते हैं, मिनार्की, और लास्ट वाले को मीनोपॉज कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। कौन से उम्र में होता है? पहला वाला 10 से 12 साल की उम्र में होता है, 10 to 12 ईयर्स, और ये होता है 40 से 45 साल के उम्र में, ठीक है, 40 to 45 ईयर्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक सवाल ये भी बनता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंसेस पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं यानी ब्लीडिंग जो होती है, इसका मतलब होता है ब्लीडिंग होना। जो ब्लीडिंग होता है वो यूट्रस के कौन सी लाइनिंग टूट के गिरती है? यूट्रस का कौन सा लाइनिंग टूट के गिरता है? तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग सेड ऑफ, है ना, सेड ऑफ, यानी कि वही टूट के गिरती है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है वही टूट करके गिरता है, ठीक है, जिससे ब्लीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है टेंडन जॉइंट्स। मैंने बताया टेंडन लिगामेंट दोनों का ट्रिक बताया हुआ है। टेंडन क्या करता है? तो टेंडन मतलब, याद करो, टेंडन मतलब चंदन, है ना, और चंदन मेरा दोस्त था जो बहुत पढ़ने में तेज था, वो किसी भी क्वेश्चन का माँ बहन कर देता था, MB माँ बहन, है ना, है ना, MB। तो मसल टू बोन, है ना, माँ बहन मतलब मसल टू बोन, किसी भी क्वेश्चन का। अभी MBBS कॉलेज में हूँ, चंदन माँ बहन, ठीक है, तो MB यानी मसल टू बोन, हम ऐसे याद रखते हैं, मसल विथ बोन, मसल विथ मसल, मसल विथ लिगामेंट, तो मसल विथ बोन। देखो दो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक टेंडन और एक लिगामेंट। लिगामेंट के लिए याद रखना है बबली लगावे फिर लबली, बबली, बबली, ली मतलब है लिगामेंट, 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 ठीक है, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? ब यानी कि बोन टू बोन, बोन टू बोन, है ना, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। और चंदन, टेंडन मतलब चंदन, जो कि मावेन यानी मसल टू बोन, ठीक है। ये देखो आपका टेंडन है, बाइंड्स मसल टू बोन, एंड लिगामेंट्स बाइंड्स बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 भाई, क्वेश्चन नंबर 29 है विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस मिल्क? कौन सा ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। बताओ भाई, कौन सा ग्लैंड आपका प्रोड्यूस करता है मिल्क? मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड कौन से हैं? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड होते हैं आपके मेमरी ग्लैंड, वेरी गुड। मेमरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथि के द्वारा आपका क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, मिल्क को प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? बताओ तो इसका नाम होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन याद रखना, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, जबकि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन समझते हो? जैसे मिल्क बनाने का काम तो प्रोलैक्टिन करेगा, लेकिन मिल्क को इजेक्ट करने के लिए मेमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, और वो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहलाता है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन वो कौन करता है? तो मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, ये आपका लव हार्मोन भी कहलाता है, करेक्ट। हाँ, जब बच्चा मुंह को निपल लगाता है ना, तो उससे ब्रेन में मैसेज जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे दूध बाहर आने लग जाता है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो भाई, इसके बारे में पढ़ो। मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड, मिल्क किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? मेमरी ग्लैंड के द्वारा। विच आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स, जो कि स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं। प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट ऑफ फीमेल मैमल्स, जो कि फीमेल के मैमल्स में फीमेल मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेमरी ग्लैंड्स हैं काफ़ी सारे। दीज ग्लैंड्स बिकम एक्टिव आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, और यहाँ से मतलब क्या कहते हैं, मिल्क सिक्रीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज द बोन ऑफ द आर्म, डैश इज द बोन ऑफ आर्म, फीमर, ह्यूमरस, स्कैपुला, नन। डैश इज द बोन ऑफ द आर्म, आर्म की भुजा, भुजाओं की हड्डी का कौन सा है? भुजाओं की हड्डी, ये देखो भुजा है,
तो आर्म की हड्डी कौन सी होती है ना। फीमर तो आपका पैर का बोन है, पैर का बोन है। ह्यूमरस, यस ह्यूमरस ये वाला हड्डी होता है ना, ह्यूमरस ये वाला होता है, तो ह्यूमरस भुजा की हड्डी ह्यूमरस हो जाएगी, आर्म की हड्डी ह्यूमरस हो जाएगी। स्कैपुला तो शोल्डर ब्लेड है ना, ये धवना होता है। फीमर याद रखना लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, पूछा गया है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपकी फीमर है, करेक्ट। हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। देखो आर्म की हड्डी में कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले ये ह्यूमरस हो गया, ये वाली हड्डी है ह्यूमरस। फिर रेडियस, अल्ना, ये अंगूठे साइड रेडियस होता है, इधर अल्ना होता है। फिर कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स कितना होता है सर, तो 8 होता है। मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। फेलिंजेस 14 होता है। ये सब याद रखना है। कार्पल्स को रिस्ट बोन कहते हैं, कलाई की हड्डी कहते हैं, रिस्ट बोन है ना। मेटाकार्पल्स को पाम बोन कहते हैं, पाम बोन मतलब हथेली की हड्डी। रेडियस और अल्ना हो गए, ह्यूमरस हो गए, ये सब एक एक होता है। और ये जो स्कैपुला है ना, ये जो पीछे साइड है ना स्कैपुला, ये एक्चुअली उल्टा दिखाया गया, ये क्लेविकल है, ये स्कैपुला है, ठीक है। लोअर लिम्ब की बोन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोअर लिम्ब में बोन में आपका क्या, ये फीमर है, देखो थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। पटेला नी बोन है, टीबिया फिबुला है। फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलिंजेज होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके लोअर बोन होते हैं, ओके। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोगों का, स्क्रीन पर है, जवाब दो। डैश ECG डायग्नोसिस डिसऑर्डर्स ऑफ, है ना। ECG डायग्नोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डैश पहले नहीं होगा, बाद में होगा। ECG डायग्नोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ। ECG डायग्नोसिस जो की जाती है वो किस चीज़ का डिसऑर्डर है को डायग्नोसिस करता है, हार्ट, मसल, लंग्स, ब्रेन। तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। याद रखना जो ECG का मशीन है ना, इस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, उल्टा होता ही है। यानी मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और जो आता है आपका पेपर वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ECG जो डायग्नोसिस है वो आपके कुछ इस तरीके से हार्ट के लिए देखा जाता है कि हार्ट में कहीं हार्ट बीट रेट बढ़ा तो नहीं है, घटा तो नहीं है, एरिथमिया वगैरह को देखा जाता है। इसमें आपके 3 वेव बनते हैं, एक P वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ और तीनों का मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखो ये आपका मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका ECG है, ये P वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है, करेक्ट। ये P वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, T वेव है। अच्छा P वेव क्या दिखाता है सर, तो P वेव जो यहाँ पर है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी एट्रियम जो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये एट्रियम कहलाता है, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा एट्रियम कहलाता है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा QRS कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक, T वेव क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन, है ना, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है। तो ये होता है ECG। अब देखो ECG के बारे में क्या लिखा हुआ है, ECG को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द टेस्ट यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग हार्ट प्रॉब्लम लाइक एरिथमिया, कहीं एरिथमिया तो नहीं है। एरिथमिया मतलब है हार्ट रेट का बढ़ना घटना। नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट BPM आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। हाँ, जो कि हार्ट अटैक एंड अदर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ में देखने को मिलता है। एंड अदर ऑप्शन जैसे मसल डिसऑर्डर आर नॉट डायग्नोस्ड बाय ECG से नहीं डायग्नोज होता है। लंग्स के लिए आपको एक्सरे या स्पायरोमेट्री करना पड़ता है। ब्रेन के लिए EEG टेस्ट, ये पूछा जाता है कि बताओ भाई EEG टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो EEG जांच जो होता है वो ब्रेन के लिए होता है। CT स्कैन ब्रेन के लिए, MRI ब्रेन के लिए, बल्कि ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हार्ट के लिए होता है, करेक्ट। हाँ, ध्यान रखना। और लंग्स वगैरह के लिए खास करके एक्सरे किया जाता है, हड्डियों के लिए भी एक्सरे किया जाता है। चलो भैया, तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, डैश डिस्क्राइब्स मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द GIT। इसमें से कौन सा मूवमेंट है जो GIT के मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। डैश डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द GIT, यानी GIT में जो मसल्स के मूवमेंट हो रही हैं वो क्या डिस्क्राइब करती हैं, जवाब दीजिए। सिक्रीशन,
कंट्रैक्शन, पेरिस्टल्सिस, नन। तो जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है ना, कंस्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन, ये होते हैं आपके पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो होते हैं वो जीआईटी में होते हैं, जो कि डिस्क्राइब करता है पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। ठीक है, डैश डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स इन द जीआईटी, तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टल्सिस इज द वेव लाइक, देखो पेरिस्टल्सिस क्या होता है सर, तो पेरिस्टल्सिस इज द वेव लाइक रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है ऑफ स्मूथ मसल्स इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जीआईटी ट्रैक में होता है। इट हेल्प्स इन पुशिंग फूड फॉरवर्ड्स फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक, यानी खाना को ईसोफेगस से स्टमक तक ले जाने का काम करता है ना, एंड थ्रू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के द्वारा। ओके ये पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आप सभी लोगों से, चलो 33 है। डैश ऑफ द इनर ईयर, इनर ईयर यहाँ कार नहीं होगा, इनर ईयर होगा। इनर ईयर इज कंसर्न्ड विथ इक्विलिब्रियम, यानी इनर ईयर का कौन सा हिस्सा है जो इक्विलिब्रियम से कंसर्न्ड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में मदद करता है। वेस्टिबुलर एपरेटस, ऑर्गन ऑफ कोटाई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या इनकस। तो इनर ईयर का कौन सा हिस्सा, देखो कान का दो काम होता है, अभी तक आपने सुना होगा हियरिंग, कान का दो काम होता है, ईयर का दो मेन फंक्शन होता है, हियरिंग यानी सुनना, और इक्विलिब्रियम बैलेंस करना, यानी जो आपका बॉडी बैलेंस में रहता है वो इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना होता है, किसको, आपके कान का ही। तो कान का जो इनर ईयर का हिस्सा होता है वो करता है। अब इनर ईयर में जो वेस्टिबुलर एपरेटस है ना, यही आपके बॉडी को बैलेंस करके रखता है, वेस्टिबुलर एपरेटस। ये खराब हो गया तो आप सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। ये देखो जो वेस्टिब्यूल वगैरह है, ये वेस्टिब्यूल्स हैं जो कि आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, कान के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो द वेस्टिब्यूलर एपरेटस इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करने के लिए यानी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए है। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर लाइक सेमी आर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल, सेक्यूल एंड अलग अलग चीज़ें होती हैं। कौन चीज है लायरल छेंगे, एक है ऑर्गन ऑफ कोटाई जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग है। एक्चुअली किचन में थोड़ा खाना बन रहा है ना, तो वो मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा पकाने से खांसी होती है ना, वही हो रहा है बस। चलो भैया यहाँ से दिखने का, ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग जो कि साउंड परसेप्शन के लिए होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं कान का पर्दा, वाइब्रेट करता है विद साउंड वेव्स। इनकस जो कि कान के मिडिल ईयर का हड्डी है ना, मिडिल ईयर में हड्डी है जो कि साउंड ट्रांसमिशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश एन एंटीकोएगुलेंट विच इज यूज्ड इन द विवो एज वेल एज विट्रो, यानी विवो मतलब है हमारे बॉडी में, इन विट्रो मतलब है लैब में, यानी बॉडी में भी लैब में भी, यानी हमारे बॉडी में भी पाया जाता है लैब में भी। कौन सा ऐसा एंटीकोएगुलेंट है, कौन सा ऐसा एंटीकोएगुलेंट है बताओ, हेपेरिन, डाइक्यूमेरोल, ऑक्जेलेट ऑफ सोडियम या नन। तो हेपेरिन हमारे बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, हेपेरिन हमारे बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, जो कि ये हमारे बॉडी का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, जो कि हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, लैब में भी यूज किया जाता है। ठीक है, हेपेरिन के बारे में बात करें तो हेपेरिन क्या है, तो हेपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। इट इज़ यूज्ड बोथ इन विवो इनसाइड द बॉडी एंड इन द विट्रो यानी आउटसाइड द बॉडी, यानी लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है। इट वर्क्स बाय एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड विच इनहिबिट्स क्लॉटिंग फैक्टर, यानी ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकने का काम करता है। ये एक एंटीकोएगुलेंट है। एंटीकोएगुलेंट मतलब ये होता है कि जो आपके ब्लड क्लॉट नहीं होने देंगे बॉडी में, है ना। हेपेरिन आपके, जैसे आपने सोचा होगा कि कभी खून बाहर जैसे निकलता है तो जम जाता है, बॉडी में क्यों नहीं जमता, क्योंकि हमारे बॉडी में पाया जाता है हेपेरिन। ठीक है, कई बार यही हेपेरिन इनएक्टिव हो जाता है जिससे हमारे बॉडी में कुछ हिस्से पे क्लॉट बन जाते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह आ सकते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, डैश इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, इसमें से यूरिन का कौन सा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन, ब्लड, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द एबव, जवाब दो, है ना। आप सभी लोग जवाब दीजिए कि डैश इज द, इसमें से कौन सा है जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का, यूरिन का एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, यूरिन का एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आपका, वेरी गुड, अगर देखो यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो भी
गलत चीज़ है भाई, प्रोटीन नहीं आना चाहिए। ब्लड आ रहा है तो भी दिक्कत है, इसको हिमेचूरिया कहेंगे, इसको प्रोटीयूरिया, इसको ग्लाइकोसूरिया। तो आंसर हो जाएगा डी। ये सब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये सब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन के, ठीक है। तो आपके एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन में क्या हो जाएंगे, हिमेचूरिया और फिर आपके ग्लाइकोसूरिया, प्रोटीयूरिया, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यूरिन में नॉर्मल क्या होता है, वाटर, पानी हो, यूरिया हो, है ना, क्रेटिनिन हो, ये सब चीज़ें हो, यूरिक एसिड हो, तो ठीक है। ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए। ये अच्छी अच्छी चीज़ें यूरिन में आना एबनॉर्मल ही तो है। तो नॉर्मल, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, नॉर्मली यूरिन डज नॉट कंटेन सर्टेन सब्सटेंस, इफ दे आर प्रेजेंट इट इंडिकेट्स डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे अगर प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में तो वो किडनी डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट है तो वो इन्फेक्शन या स्टोन या इंजरी को इंडिकेट कर रहा है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो डायबिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है। कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो स्टारवेशन, अनकंट्रोल डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। बाइल साल्ट्स या पिगमेंट्स है तो लीवर डिजीज़ को कर रहा है। पीयूएस पस सेल है तो यूटीआई के लिए, है ना, पस वगैरह आ रहा है तो यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 है, डैश आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई देता है, पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक, कोरोनरी या नन। तो याद रखना, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम करता है वो कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देने का काम करता है ना। हाँ, हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी। और इसी कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होते हैं तो आपका ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक आता है। ब्लॉकेज हो जाने से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हार्ट के मसल्स को खून नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये देखो, यही कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि पूरे हार्ट को फैला रहता है, देखो है ना, छोटे छोटे कोरोनरी आर्टरीज हैं। ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को, यानी मायोकार्डियम को। ये भी सवाल बनता है कि हार्ट के मसल्स को क्या कहते हैं, तो मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट के मसल्स को मायोकार्डियम कहते हैं, जो कि अच्छे से फंक्शन करने के लिए। बाकी पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। ये भी याद रखना कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट से लंग्स, ताकि लंग्स में प्योर हो सके। हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द लिवर, है ना। हेपेटिक आर्टरी ब्लड को सप्लाई करता है कहाँ, लीवर तक, लीवर तक ले जाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल के कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोम। जवाब दो, इसमें से कौन सा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या कहलाता है, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस कहलाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अच्छा, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। अच्छा, पावर हाउस किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब पूछा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। माइक्रोसोम ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो द न्यूक्लियस जो सेल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस एक्चुअली कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहलाता है, बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए, क्योंकि इसमें डीएनए होता है। कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जो ये राइबोसोम है ये आपका साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर एटीपी। माइक्रोसोम्स जो कि फ्रेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म्स देखने को मिलता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज ये भी पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं। यहीं पर एटीपी बनता है ना, तो ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसको क्रिस्टे कहते हैं, याद रखना, इसको क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टे। एंड ये क्रिस्टे पर क्या यहीं पर एटीपी बनता है, यहीं पर एटीपी बनता है। एटीपी मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल में एनर्जी इसी रूप में बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर हो, बताओ। ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यूज कहते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, है ना, टिश्यूज कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यूज कहते हैं, जो कि देखो सेल से क्या बनता है, टिश्यू। सेल से क्या बनता है सर,
सेल से बनता है टिश्यूज, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है बॉडी। सेल पूरे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर फंक्शन में सिमिलर हो उसको टिश्यूज कहते हैं। तो क्या होता है टिश्यूज भैया? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं। ऑर्गन, जब मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, जब आपस में टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। मसल, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अबव द सेल्स, यानी मस्कुलर फाइबर से मिलते हैं। बोन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है जिसमें बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब कॉल्ड। लंग्स में बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखो, लंग्स के अंदर ये ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई के बाद ये डिवाइडेड होते हैं इस तरीके से, है ना, और फिर ये इस तरीके से डिवाइड होता है, बहुत सारे इस तरीके से बहुत सारे नैरो ट्यूब्स में डिवाइडेड होते हैं, ये इस तरीके से नैरो ट्यूब्स में डिवाइडेड होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये आपका लंग्स है, फिर इधर से भी एक लंग्स है, करेक्ट। तो देखो, नैरो ट्यूब्स यानी पतली पतली नलिकाएं क्या कहलाती है? तो ब्रोंक्यूल्स कहलाती है, वो ब्रोंक्यूल्स, सबसे पतली नलिकाएं ब्रोंक्यूल्स होती हैं। जबकि एल्वियोलाई यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे हवा से भरा एयर सैक कैविटी, वहीं पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर पूछेगा कि एल्वियोलाई क्या करता है, तो गैसियस एक्सचेंज होने का काम करता है। जैसे ये एल्वियोलाई है, यहाँ ब्लड के वेसल्स है, तो याद रखना यहीं से O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है। O2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज यहीं पर होता है। ट्रैकिया को क्या कहा जाता है सर? तो ट्रैकिया, ये देखो ये ट्रैकिया है, इसको विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। तो लंग्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल, बड़े छोटे छोटे नैरो एयर ट्यूब्स पाए जाते हैं जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। दीज आर फाइनल ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंकाई एंड लीड टू एल्वियोलाई वेयर गैसियस एक्सचेंज ओकर, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं। अगर मैं एल्वियोलाई की बात करूं तो एल्वियोलाई एयर सैक है, जो लंग्स के अंदर एयर सैक होते हैं वो हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ब्रोंकाई लार्जर एयरवेज होते हैं जो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप कहलाता है जो मेनली एयरवे को ब्रोंकाई तक लेके जाता है। देखो, ये है आपका ट्रैकिया, ये है ब्रोंकाई, ये है ब्रोंक्यूल्स। अरे यार क्या जला रही है किचन में, समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। बॉडी के किस हिस्से में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है? जवाब दो सारे बच्चे। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस हिस्से में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है? पेनक्रियाज, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डाइजेशन, बॉडी प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? पेट में। पौ से प्रोटीन, पौ से पेट, क्योंकि यहीं पर आपका HCl प्लस पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है, यही है जो कि आपके प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। तो स्टोमक में। डाइजेशन का अगर पूछेगा डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, तो बोलना आपका डाइजेशन कहाँ से बिगिन होता है, तो माउथ से। किसी भी चीज़ का मतलब पाचन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से। और सबसे ज़्यादा डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन पूछेगा तो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट। हाँ, देखो भाई, आप सभी लोग को मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टोमक। प्रोटीन डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन एंजाइम के एक्शन से, विच कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स, जो कि प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। पेनक्रियाज सिक्रिएट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बट एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट क्या कहते हैं स्टार्ट साइट, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑकर्स हियर, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन नॉट, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, फिसीज का निर्माण होता है। देखो, एसिड प्लस पेप्सिन मैंने बताया ना गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो कि आपके प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक यहाँ पढ़ चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस, आगे 60 क्वेश्चन और होंगे, 3 से 4 क्लास लगेगा, मस्त आपको खत्म कर दिया जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए आप सभी लोग। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए, बने रहिए। छोटी छोटी क्लासेस हो रही हैं, इसको अच्छे से अटेंड करते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। एंड अच्छे से पढ़िए, ये टॉप 20 टॉप 100 सीरीज बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।